एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का राइज इंडिया एनिमेशन एकेडमी में। अपना यूट्यूब हैंडल नेम है राइज इंडिया विद राजा और प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने क्या क्या समझा है, अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, क्योंकि अब एक दो क्लासों में सिमट जाएगा, पूरा इतिहास अपना खत्म हो जाएगा प्राचीन भारत का, तो थोड़ा समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या जाना समझा है। अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो शायद मैं आपको बता पाऊंगा। देखिए, हम लोगों ने शुरू किया था हड़प्पा सभ्यता से, याद है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था वैदिक काल। वैदिक में हमने ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े महाजनपद, है ना, महाजनपद काल। फिर महाजनपद काल का मतलब 6 BC, 6 BC पढ़ा था पहले मैंने, हम लोगों ने पढ़ा था, उसी में पढ़ लिया था। उसके आगे महाजनपद, मतलब महाजनपद काल। और महाजनपद काल के बाद हम लोगों ने यहां पढ़ा मगध, क्योंकि महाजनपद काल के 16 महाजनपदों में से एक आगे उभर के निकला था, इसका नाम था मगध, है ना। मगध के बाद हम लोगों ने पढ़ा था इसी के पैरेलल, क्योंकि 3 चीजें चलती हैं। मगध का 6 BC तो हो ही रहा है, 16 महाजनपदों का तो उद्भव हो ही रहा है, साथ में मगध सबसे टॉप पे चला गया है, और साथ में ही बुद्ध और जैन भी निकल रहा है। ये तीनों पैरेलल चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, और ये तीनों कब चल रहे हैं, एक ही साथ, एक पैरेलल, तीनों साथ में चल रहा है ना। ये बात समझ पा रहे हो। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, फिर हमने पढ़ा मौर्य, फिर हमने पढ़ा मौर्योत्तर, मतलब मौर्योत्तर काल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एमओ करके मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूं, ठीक है, मौर्योत्तर काल। और उसके बाद हम आज फिर हमने पढ़ लिया था गुप्त। आज फिर हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर, और फिर हम पढ़ेंगे राजपूत, और प्राचीन भारत यहीं से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ यहां तक टॉपिक कर लिए हैं, हमारा केवल ये 2 टॉपिक बचा है, जिसमें आज हम लोग गुप्तोत्तर शुरू करेंगे, ठीक, गुप्तोत्तर शुरू करेंगे, फाइनल। चलिए पढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को पिछली कहानी से थोड़ा सा अवगत करवा दूं। पिछले हम लोगों ने याद करिए कि गुप्ताज का शासन चल रहा था। गुप्तों के शासन में अर्थव्यवस्था, मुद्रा अर्थव्यवस्था थोड़ी सी क्षति पहुंची थी। क्यों, कैसे, इतिहास में कैसे साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि इस समय जो उस समय की धातु मुद्रा है, जो उस समय का सोना है, सोना शुद्ध बचा है क्या, उतना शुद्ध नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा है। क्वांटिटी में तो बहुत ज्यादा है, क्वालिटी में कम है ना। व्यापार अवरुद्ध हुआ, गांव की जो व्यापार करने वाले जो काम थे वो सब क्या हो गए, वो सब जो कामगार लोग थे वो लोग कृषक बनने लगे, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ था, आप लोगों ने स्त्रियों की दशा कैसी थी उस समय, स्त्री की दशा गुप्तोत्तर में, गुप्तोत्तर तो पढ़ेंगे ना, गुप्त काल में खराब ही थी। भानु गुप्त का हरियाणा अभिलेख याद किया मैंने, पढ़ाया था आप लोगों को, सती प्रथा की शुरुआत हो गई, है ना। तो इस समय और एक चीज क्या हो रहा था, क्या इस समय ना द्वितीय नगरीकरण का डिक्लाइन हो रहा था। जब आप मौर्य के बाद मौर्योत्तर में आप आते हैं, तो उस समय मगध से याद करिए, मगध एक शहर के रूप में हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, शहरी व्यवस्था ऊंचे जा रही थी, और जैसे ही गुप्त के बाद या गुप्त से ही वहीं से डिक्लाइन होना शुरू हो गया, मतलब द्वितीय नगरीकरण की पतन। और गुप्तोत्तर आते आते क्या हो गया, जो बड़े बड़े वैशाली जैसे जो शहर थे बड़े बड़े, वो अब क्या हो गए, वो अब शहरों के क्षेत्र से हट गए। अब आपको लगे होगा कि सर जी का वहां का जो स्ट्रक्चर था वो भी खत्म हो गया। नहीं, मुझे एक बात बताओ, शहर को क्या शहर बनाता है। आप जब अपने यहाँ किसी शहर में रख लो, आप लखनऊ रख लो, दिल्ली रख लो, मुंबई रख लो, जब आप शहरों में जाते हो, या तमिलनाडु का कोई शहर उठा लो, जब आप शहरों में जाते हो, शहरों में क्या ढूंढते हो, क्यों जाते हो शहर में। आप अधिकतर लोग जाते हैं शॉपिंग करने, है ना, मतलब जहां भी जा रहे हो आप, जा रहे हो विनिमय की बात करने, कुछ लेन देन करने जा रहे हो, धन दोगे, वहां से कुछ सामान परचेज करोगे, है ना। अगर यही वहां से खत्म हो जाए, दुकानें ही धीरे धीरे वहां से खत्म हो जाए, फैक्ट्रियां ही खत्म हो जाए, तो शहर ढांचाकृत रहेगा। वहां से केवल शासन चलेगा। क्या चलेगा, शासन।
तो शासन की इकाई रह जाएगी, लेकिन औद्योगिक इकाई नहीं रह जाएगी शहर, और उसके शहरीकरण में क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? वैशाली क्या हो गया, गांव की श्रृंखला में आ गया धीरे धीरे। कौन कहता है इस समय, कौन आता है, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग भारत आया, ह्वेनसांग ने अपने बुक में लिखी कि अब वैशाली की स्थिति जैसा पूर्व में थी वैसी नहीं रह गई, वैशाली अब गांव बनने की तरफ अग्रसर है। नए नए शहर भी उठ रहे हैं, कौन, जैसे काशी, नया शहर, नया हब बन रहा है। मथुरा, मथुरा वाली जगह। मतलब इस समय बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। आपको पहले भी क्लास में मैंने एक चीज बताई थी कि आप याद करिए, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त वो प्रभावी शासक था जिसने हुरों के आक्रमण को रोका था, और उसके बाद के शासक अयोग्य रहे। और फिर याद करिए, मैंने पुरानी अपनी सब क्लासों में आपको बताया है एक बात कि जब जब किसी का उत्थान हो या पतन हो, कुछ चीजें कंपलसरी हैं, सूत्र समझ के लगा दीजिए। पहला काम क्या होगा, कमजोर शासक, कमजोर अयोग्य उत्तराधिकारी, धन का अभाव, कर में, टैक्सेशन में, प्रणाली में अंतर या कमी हो जाएगी बहुत भारी मात्रा में, है ना। और ये सब कारण क्या करेंगे, और क्या, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति मतलब वही जब लोग क्या कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। बात समझे। तो जैसे ही गुप्त काल के अयोग्य शासकों का जैसे ही समय आया होगा, तो क्या ये सब चीजें हावी नहीं हो गई होंगी। अप्लाई कर लेते हैं। हुरों का आक्रमण, शासन कमजोर, मुद्रा बाजार की व्यवस्था का पतन, शासन कमजोर, महिलाएं, क्योंकि अब क्या होगा भाई, हुरों का कब्जा हो जाएगा, उत्तरापथ और दक्षिणापथ में दूसरे कब्जा हो जाएगा, क्योंकि नए नए शासक उभर के आएंगे, तो टैक्सेशन और खराब हो जाएगा। एक शासक रहेगा नहीं, सबके अलग टैक्स लगेंगे ना, तो चीजें बिगड़ती चली जाएंगी। और क्या हो जाएगा इसी समय, और अप्लाई कर लेते हैं। इसी समय जब हम देखेंगे आगे, तो इसी समय एक चीज और हो रहा होगा कि अयोग्य उत्तराधिकारी तो है, टैक्सेशन का अभाव तो हो रहा है, प्लस साथ में जब चीजें विकेंद्रीकृत, भाई हेड राजा ऊपर है तो केंद्रीकरण का विनाश होगा, आंतरिक अशांति हो जाएगी, लोग विद्रोह करना शुरू कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं ना। एक बात और जान लीजिए, गुप्ता पीरियड की एक बहुत बड़ी देन और है, हालांकि ये तो मौर्योत्तर काल से शुरू होता। आपको याद करिए कि कुषाण, गुप्ताज जो है वो कुषाणों के क्या है, सामंत हैं। तो एक शब्द बेटा निकल के आ रहा है, सामंत। थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, टर्म पढ़ते चलते हैं, उसके बाद आराम से जल्दी जल्दी करके खत्म करेंगे। एक शब्द आता है सामंत। क्या है सामंत? सामंत का जो मेन रीजन है वो ये है कि जैसे कि बड़ा सा राजा है कोई, समझो आप, भले ही राजा साहब यहाँ पे टॉप पे बैठे हैं, ये किंग है कोई, टॉप पे बैठे हैं, बट इनको इतना सब देखना है इधर पूरा। मान लो ये इनका राज्य है, समझे, इनकी प्रशासनिक इकाई पूरे के लिए चल रही है। यहां पे कोई सशक्त व्यक्ति बैठा है, तो इससे क्या करेंगे, इससे युद्ध करेंगे, है ना। लेकिन ये इनके रेंज से ज्यादा दूर है, तो क्या बार बार यहां आ पाएंगे शासन चलाने? तो इस व्यक्ति को स्वतंत्र शासक बना के छोड़ देंगे, कहेंगे हमारे अधीन रहोगे लेकिन स्वतंत्र रहोगे, अपना कामकाज करो, टैक्स भिजवाते रहना। और यहीं से शुरुआत किसकी हो गई, राजा के अंदर एक राजा, उसके अंदर राजा, मतलब छोटे छोटे राजाओं की शुरुआत हो गई, और इसी को कहा गया सामंती व्यवस्था। बात समझ पा रहे हो? डन, तो समझ गए। सामंती व्यवस्था देखनी है तो आप कोयला मूवी देखिए, उसमें देखिएगा आपको फ्लूट लॉर्ड दिखेगा, उसमें अमरीश पुरी जी हैं, उसमें बड़ा जबरदस्त अभिनय किया उन्होंने। कोयला मूवी देखिए आप लोगों ने, कोयला मूवी अगर देखी हो तो उसमें अमरीश पुरी का किरदार देखिए, वचन ही शासन है, चलता है टाइप का, देखा है ऐसे ही। हालांकि बाद में दिखाया गया उनका भी विनाश हुआ, ये उसमें भी दिखाया गया, बट ठीक है। डन, समझ में आ रहा है। तो अब क्या हुआ, मतलब सामंती व्यवस्था का क्या हो गया था, उदय हुआ था। कहां पे, मौर्योत्तर में, ठीक। और गुप्त में सामंत ही शासक बन गए थे, याद है। तो एक बात बताओ, अगर पड़ोसी सामंत का बेटा अगर शासक बन गया, भारत का सम्राट हो गया, तो क्या और सामंत के मन में जिज्ञासा नहीं आएगी
क्या और नए नए लोग सामंत बनने की तरफ अग्रसर नहीं होंगे? होंगे ना। तो यहीं से सामंती व्यवस्था बहुत चरम पे आ गई। कब? गुप्तोत्तर काल में। समझे? गुप्त काल की शुरुआत मतलब अंत होते होते गुप्तोत्तर का जैसे शुरुआत हो रहा है, तो उस समय जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कुछ नए राजवंशों का उदय हो गया। कौन से नए राजवंश? नए राजवंश समझे? कौन कौन से राजवंश है? पहला राज है मैत्रक नाम का। क्या नाम है इसका? मैत्रक। एक का नाम है मोखरी। क्या नाम है? मोखरी। मोखरी नहीं, इसका नाम मौखरी है। आओ की मात्रा लगा दीजिए, मौखरी। फिर है पुष्पभूति। 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 एक और है गौड़। ठीक है। और कुछ और है परवर्ती गुप्त, मतलब उन्हीं गुप्तों में छोटे शासक। समझे? परवर्ती गुप्त। अरे गुप्त भले ही पतन हो गया बड़ा सा उसका साम्राज्य का, लेकिन उनके उत्तराधिकारी तो रहे ही होंगे। समझे? परवर्ती गुप्त। और इसी में से एक पुष्पभूति वंश, ये सबसे टॉप पे निकल के आया। अरे चार लोग अगर दौड़ेंगे तो कोई तो आगे जाएगा ना, तो सबसे टॉप पे कौन जाएगा? पुष्पभूति वंश। और पुष्पभूति वंश का जो राजा था नाम क्या है? प्रभाकर वर्मन। नाम क्या था इसका? प्रभाकर वर्धन। वर्मन नहीं, प्रभाकर प्रभाकर वर्धन। ठीक। प्रभाकर वर्धन लिख लिया आप लोगों ने। और ये किसका संस्थापक है? पुष्पभूति वंश। शुंग वंश कहां से आ गया भाई? पुष्पभूति वंश का क्या है? संस्थापक है। और इसने अपनी राजधानी कहां बनाई? थानेश्वर, हरियाणा। थानेश्वर हरियाणा में अपनी राजधानी बनाई। थानेश्वर हरियाणा अभी कहां है? अभी का कुरुक्षेत्र जिला है हरियाणा में। ठीक है, वहीं पे पड़ता है थानेश्वर। ठीक है, अगर वर्तमान का अभी आए तो जाने रहिए। डन। अब इसके दो बेटे हैं। पहली बात तो जान लीजिए कि मैंने आपसे पिछले क्लास में बताई थी कि इस समय के राजा क्या करेंगे? बड़े बड़े उपाधि धारण करेंगे। महाराजा धीराज, महाभट्टारक। तो महाराजा धीराज और महाभट्टारक की उपाधि भी इसी ने धारण की। पुष्पभूति वंश के इस शासक ने क्या किया? महाराजा धीराज लिख लीजिए, महाराजा धीराज और महाभट्टारक या परम भट्टारक। इनके इनकी वाइफ थी, उनका नाम था यशोदा, और इनके दो बेटे हुए। एक का नाम था, आप सब जानते हैं नाम, बताइए। एक का नाम था राजवर्धन और एक का नाम था हर्षवर्धन। एक का नाम है राजवर्धन, एक का नाम है हर्षवर्धन, और एक इनकी बेटी है, नाम क्या है? राजश्री। राजश्री। ठीक है, क्या नाम है? राजश्री। ठीक। अब आपको याद होगा कि अभी मैंने चार शासक लिखा है, याद क्या है? सामने लिखा ही है ना? तो मौखरी वंश का एक राजा है, नाम क्या है उसका? ग्रहवर्मा। ये इस वंश का एक शासक है, नाम क्या है? गृहवर्मा। सॉरी, गृहवर्मा। ग्रह मत लिखिएगा, गृह लिखिएगा, है ना?
हाँ, जिसे लोग क्या लिखते हैं देखा, कहते हैं गृह मंत्री। गृह मंत्री नहीं होता है, क्या होता है, गृह मंत्री होता है। ग्रह मतलब प्लैनेट होता है भाई, है ना, गृह मतलब होम। चलिए, तो राजश्री का विवाह किससे हो गया, गृह ब्रह्मा से हो गया। राजनीतिक संबंध तो स्थापित करेंगे ही, वैवाहिक संबंध, है ना। तो ये जो मैडम है राजश्री, इनका विवाह किससे हो गया, गृह वर्मा से। ठीक है, और ये कहां के राजा हैं, गृह वर्मा कन्नौज के राजा हैं। कन्नौज कहां है, कानपुर उन्नाव वाले क्षेत्र में, आप देखेंगे कानपुर के बगल का एक जगह है ना, कन्नौज बगल की जगह है, एक नाम है कन्नौज। कन्नौज वाली जगह पे यहाँ के इनका शासन चलता था। ठीक, और जब शासन चल रहा हो अच्छा खासा, तो कोई तो आक्रमण करेगा ही, करेगा ना। कौन करेगा, अब गौड़ वंश का एक शासक है, नाम क्या है, शशांक, नहीं, उसका नाम है देवगुप्त करेगा, मालवा का शासक, समझो। एक शासक है, उनका नाम के मालवा का एक शासक है, मालवा शासक नाम क्या है, देवगुप्त। इस व्यक्ति ने इनके ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर, ठीक, हाँ। ठीक, किसकी हत्या कर दी, इनकी। अब इनके ऊपर आक्रमण कर दिया, अब आक्रमण कर दी तो इनकी हत्या कर दी, समझे, समझिए। मालवा का शासक है देवगुप्त, इसने कन्नौज पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो इनकी हत्या कर दी गृहवर्मा की, और गृहवर्मा की हत्या की और राजश्री को क्या कर दिया, बंदी बना लिया, किडनैप कर लिया इनको, समझे। अब इनका भाई कौन, राजवर्धन। राजवर्धन आएगा कहां पे, देवगुप्त मालवा के शासक पे आक्रमण करने आएगा, भाई बहन को तो बचाएगा ही बचाएगा। तो यहां पे आया आक्रमण करने, और इसने क्या किया, इसने देवगुप्त को मार दिया, इसकी हत्या कर दी। किसने कर दी, राजवर्धन। ठीक, इसकी तो हत्या कर दी, लेकिन बेटा एक और राजा था ना यहीं पे, ये गौड़ वंश का, इसका नाम था शशांक। ठीक है, शशांक, समझ पा रहे हो। शशांक ने क्या कर दिया, शशांक इसका गुप्त मित्र था, किसका, देवगुप्त का। इसका मित्र कौन है, शशांक। और शशांक ने क्या किया कि धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी, इनकी हत्या कर दी, समझे। किसने किया, लिख लीजिए यहां पे, शशांक। और ये वही शशांक है बेटा, कौन, जिसने बौद्ध वृक्ष, ये शैव धर्म का बहुत बड़ा उपासक था, इसने बौद्ध वृक्ष को ही कटवा दिया था। कौन सा बौद्ध वृक्ष, महात्मा बुद्ध को जिसके नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उस बोधि वृक्ष को इसने कटवा दिया था, ये वही आदमी। अब एक लोग बचे यहां पे इनके बेटे हर्ष, और हर्ष अब क्या करेंगे कि हर्ष गद्दी पर बैठेंगे, कब, 606 ईस्वी में, 606 ईस्वी में हर्ष गद्दी पर बैठे। उस समय इनकी वर्ष की उम्र कितनी थी, 16 वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे महान, इंपॉर्टेंट जो भी कह सकते हैं, वो व्यक्ति कौन है,
इकलौता हर्षवर्धन, जिसके वजह से एक्चुअल में गुप्तोत्तर का जो महान सम्राट हुआ, ये सबसे बड़ा महाराजा हुआ, ये सबसे बड़ा जो महानायक हुआ, वो कौन हुआ? हर्षवर्धन। ठीक। हर्षवर्धन ने एक चीज और किया। अब हर्षवर्धन जैसे ही गद्दी पर बैठा, तो कहां बैठेगा? कौन सी गद्दी बैठेगा? थानेश्वर में बैठेगा। क्यों? राजा वहीं का है ना। और इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। इसकी उपाधि परम भट्टारक नरेश, लिख लीजिए। अच्छा बेटा, एक बात बताओ आप लोग, अच्छा, कि इस समय तक कन्नौज का राजा कौन होगा इस समय? शशांक, क्योंकि शशांक ने क्या कर लिया है? हत्या कर दी है। तो कन्नौज का राजा कौन है अभी? शशांक। ठीक। अब क्या करेंगे? अब ये महोदय कौन? हर्ष। हर्ष कन्नौज पे आक्रमण करेंगे और किसको मार देंगे? शशांक की हत्या कर देंगे। हत्या हो रही थी जैसे कितनी हत्याएं हो गई इतने समय में। ठीक। कर देंगे क्या? कर दिए, है ना। यहां देंगे लिख दिया, कर दिए, समझे? चलो, तो अब आप समझो हरियाणा। अब इमेज बनाना दिमाग में शुरू करो। एक तरफ हरियाणा वाला क्षेत्र किसके कब्जे में है? और उसी साथ अब यूपी का एक विशेष हिस्सा कन्नौज वाला क्षेत्र किसके कब्जे में? शशांक के। कहा बेटा? मार दिया हर के कब्जे में। और अपनी बहन राजश्री के साथ कहा कन्नौज की गद्दी पे आसीन होने, मतलब अपनी बहन को भी पीछे नहीं किया, तुम भी गद्दी पे बैठो। ये भाई बहनों का शायद इकलौता, हाँ, ऐसे इतिहास में शायद वर्णन मिलता है। ठीक। अब जब आदमी थोड़ा सा विस्तार करता है तो मन में तो आता ही है कि और विस्तार करें। हर्ष ने बहुत सारे विस्तार किए। उत्तर भारत पर लगभग, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैप बनाऊं तो मैं आपको बता सकता हूँ। ये उत्तर भारत का लगभग जगह है, आप समझ पा रहे होंगे। पूरे इस जगह पे बेटा कब्जा किसका है? अब हर्ष का। ठीक। क्योंकि कई युद्ध जीते, लगातार जीतते चले गए हर्ष। अब जीतते जीतते मन किया कि दक्षिण भी चलते हैं। कहा? दक्षिण में। और जैसे ही नर्मदा नदी क्रॉस किया, वह एक व्यक्ति बैठा था, पुलकेशिन द्वितीय। कौन बैठा है? यहाँ पे जैसे नीचे से क्रॉस किया नर्मदा, ये नर्मदा नदी है यहाँ पे। यहाँ पे एक नदी, एक आदमी बैठा है। ठीक। और जैसे ही यहां पे गए पुलकेशिन, पुलकेशिन बहुत प्रतापी राजा था, हरा दिया इसने हर्ष को। कहा बस अब पूरे राज्य पे ना कब्जा कर लो, है ना। हाँ, तो यहां पे क्या हुआ? पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हरा दिया? हर्षवर्धन को हरा दिया। इस समय एक व्यक्ति आता है भारत में। अच्छा, इसे बता कौन रहा है कि हरा दिया? हैंसोंग। हैंसोंग क्या नाम है? ह्वेनसांग नाम है। कहाँ का है? चीनी यात्री। लिख लीजिए, ह्वेनसांग नाम का चीनी यात्री कहाँ आया है? भारत आया है। क्यों आया था ये? इसका मतलब था पढ़ने आया था। कहाँ पे? नालंदा। लिख लीजिए, नालंदा यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ने आया था? ह्वेनसांग। आया, पढ़ा और क्या कर दिया? यहाँ का बौद्ध ग्रंथों को बहुत सारी कॉपियां ले गया। आज शायद चाइना का इतना बड़ा विरासत बना हुआ है, ये सब की देन होगी, है ना। और ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इसकी उपाधि लिख लो, क्वेश्चन में आ जाता है, एग्जाम में पूछता है। नीति का पंडित कहा जाता है। ठीक। और वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया। इतना बड़ा बौद्ध भिक्षु हो गया है, बन के उभरा है, किसको वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया।
समझे? उसी समय, और एक चीज और जान लीजिए, हर्ष ना पहले शैव थे। शैव में सूर्य भगवान में इनकी आराधना, इनकी रीतियां ज्यादा थी। मतलब जो पारिवारिक इनकी जो प्रथा थी वो किसमें थी? भगवान सूर्य में, शिव में थी। लेकिन समय के साथ जैसे कि ह्वेनसांग का यहां चीजें बढ़ी, उसने प्रचार प्रसार रखा, तो धीरे धीरे ये किसमें, ये बौद्ध में कन्वर्टेड होते चले गए धीरे धीरे, है ना। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत सारे बाद में आपको समझ में आएंगे कि हाँ ये बौद्धिस्ट लगभग हो चुके थे। ठीक। उसी समय चीन में इन्होंने अपने दूत भेजे, वहां के भी दूत चीन से, मतलब दूतों का सिलसिला चाइना से, चीन से शुरू हो गया। किसका? हर्ष का। ठीक। और जब बुद्ध के बारे में उन्होंने समझा, जाना, तो एक कश्मीर का एक शासक हुआ। कहां का? कश्मीर का। और कश्मीर के शासक से इन्होंने बुद्ध का, कश्मीर कहां होगा? इस जगह का ना, ये इलाका। यहां बुद्ध के, देखो आपको पता होगा कि बुद्ध के अवशेष पूरे भारत में जगह जगह पर रखवाए गए थे, दफन कराए गए थे। हुआ था ना ऐसा? तो इनके दांत यहां पे थे। क्या थे यहां पे? दांत। और वहां से उनको बलपूर्वक, कैसे? बलपूर्वक उठा लिया। किसने? हर्ष। ठीक। उठवा लिया, और यहाँ पे क्या भी है? यहाँ पे बिहार बनवाए बहुत सारे, बौद्ध बिहार। ठीक। प्रयाग जानते हैं? जानते होंगे, तीर्थराज प्रयाग, है ना। प्रयाग का नाम क्या है? इलाहाबाद। फिर प्रयाग हो गया, प्रयाग। तो प्रयागराज में इसने 5 साल पे ये ऐसे एक बौद्ध का, मतलब एक सभा करवाता था। ठीक है, क्या करवाता था? बस, जिसका नाम इसने रखा कि महामोक्ष परिषद। लिख लीजिए, महामोक्ष परिषद 5 साल में करवाता था। हाँ, 5 साल में एक बार। देख लिया। इसी समय इनके दरबार में एक कवि हुए, उनका नाम है बाणभट्ट। ठीक है। तो हर्ष चरित उन्होंने लिखा है, कादंबरी उन्होंने लिखा है। तो बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे, उन्होंने कादंबरी और हर्ष चरित्र की रचना की। 3 रचनाएं और लिख लीजिए। एक लिख लीजिए प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये 3 नाटक हर्ष की रचनाएं हैं। एक चीज और जान लीजिए कि इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि हर्ष ने लिखा उखा नहीं था, रुपया देके लिखवा लिया था। ठीक है। कहते हैं कि धावक नाम के एक व्यक्ति हुए, मतलब कवि हुए, कहते हैं कि मुद्रा देकर उनसे हर्ष ने 3 ग्रंथ लिखवाए थे। ठीक है। जो भी रहा हो भी सकता है, क्योंकि उस समय भाई राजा कैसा होना चाहिए? बहुमुखी चौमुखी प्रतिभा का धनी होना चाहिए। राजा को ये भी आए, राजा को कुछ भी, और मतलब कई चीजों में पारंगत होना चाहिए राजा। तो हो सकता है कि राजा ये भी दिखाना चाहते हो कि मैं अच्छा लेखक भी हूं, और करवा लिया हो, ऐसा हो सकता है। एक चीज और हर्ष के बारे में बहुत कही जाती है कि हर्ष अंतिम हिंदू सम्राट है, भारत के अंतिम हिंदू सम्राट। ठीक है, कौन है? हर्ष। लेकिन इस पर फिर इतिहासकार क्या करते हैं? टिप्पणी करते हैं। कहते हैं पहली बात तो अंतिम हिंदू सम्राट जब होंगे जब पूर्णतः हिंदू होंगे। भाई बाद में तो ये बौद्ध ग्रंथ के बौद्ध अनुयायी बन गए थे। बात समझे?
तो पूर्णतः हिंदू क्या है, बाद में तो इन्होंने जब अनुयायी ही दूसरे धर्म के हो गए, एक नए धर्म के हो गए, बौद्धिस्ट हो गए। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, क्या हर्ष पूरे भारत में राज करते थे? नहीं, हर्ष के पास एक विशेष उत्तर भारत का राज्य था। तो आपको पूरे भारत का राजा कैसे कह सकते हैं? बात समझे? लेकिन हाँ, इनको क्या कहा गया है? तो दोनों बात जाने रहिए कि इनको हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन इतिहासकारों का इस पर टिप्पणी की है इतिहासकारों ने। ठीक है, अब आगे मैंने बता ही दिया था एक चीज कि इनके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे सामंत होंगे। सामंती व्यवस्था इस समय कहां होगी? शर्म पे होगी। और राजपूत काल आते आते तो महा अति कह लीजिए इतना एक्सट्रीम हो जाएगी, है ना? समझ पा रहे हैं? अब कुछ बात कर लेते हैं कि इनके समय की जो समय का स्ट्रक्चर था, संस्था का जो ढांचा था वो कैसा था। तो पहले तो जान लीजिए कि प्रशासन कई प्रांतों में बटे होते थे। ठीक, प्रांत विषयों में बटे होते थे। और विषय के अंतर्गत पाठक आते थे। पाठक का मतलब होता है आज का तहसील जैसे है ना, तहसील जैसी इकाई, उसे पाठक कहते थे। ठीक है, टर्म इसको लिख लीजिए। अगला है कि पुलिसकर्मी। पुलिसकर्मी को उस समय भाट कहते थे। भाट या चाट भी आता है कहीं कहीं। चाट कैसा नाम रहा होगा, है? भाट लिख लीजिए दोनों। अगला है दंडपासिक। जो पुलिस का अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? दंडपासिक कहते थे। अश्वसेना का जो अधिकारी होता था उसे कहते थे बृहदेश्वर। बृहदेश्वर। और जो पैदल सेना का अधिकारी होता था उसे कहते थे बलाधिकृत। बलाधिकृत, बलाधिकृत। और महाबलाधिकृत आ जाए तो भी वही बात है ना? दोनों एक ही चीज। और हर्ष के समय मथुरा जो है वो सूती उद्योग बना, सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बन गया मथुरा। हर्ष चरित्र से एक चीज का और समझ में आता है कि हर्ष इसमें तुल्य पंप, तुल्य पंप जिसका मतलब होता है कि जल पंप। हाँ, मशीन टाइप, है ना, का उल्लेख मिलता है सिंचाई के लिए। सिंचाई साधन में तुल्य पंप या जल पंप का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपने अभी सुना होगा लोकपाल, भारत का लोकपाल। सुना है? कुछ सुना है? लोकपाल का जो शब्द आया है ना, वो भी हर चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए आया था पहली बार। किसके लिए आया था? प्रांतीय शासक। ठीक, तो ये रहा हमारा कौन सा टॉपिक? मौर्योत्तर काल। अब एक चीज और जान लेते हैं इसी समय, जब थोड़ा सा और कनेक्ट कर लेते हैं। जब मौर्योत्तर, उत्तर भारत में मौर्योत्तर काल चल रहा है तो दक्षिण भारत में कुछ चल रहा है। कौन कौन से शासक हैं मैं उनका नाम आपको बता दूंगा, थोड़ा सा क्रिएटिविटी में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो उस समय पल्लव वंश चल रहा है दक्षिण भारत में। पहला पल्लव, वहां का सिंह विष्णु नाम का शासक है। उसी समय चोल, कौन से चल रहे हैं? चोल, जिसका संस्थापक कौन है? विजयालय, है ना। और चालुक्य में कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, ये चल रहे हैं उसी समय, है ना। बेंगी के चालुक्य, देखो चालुक्य की 3 शाखाएं हैं, वातापी, बेंगी और कल्याणी। और वातापी को ही बादामी कहते हैं और बादामी को ही वातापी कहते हैं।
ठीक है, तो बेंगी, कल्याणी और वातापी। और उसी समय कौन सा शासक है? राष्ट्रकूट भी है, यादव वंश है। ठीक है, अब यादव वंश अभी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि बाद तक चलेंगे। बाद में जब हम लोग रामचंद्रन भी पढ़ेंगे मध्य भारत में, जब अलाउद्दीन खिलजी भारत के इधर आएगा तो अगर रामचंद्रन नाम के एक व्यक्ति होंगे दक्षिण भारत में, वो यादव वंश से ही रहेंगे। ठीक है, होयसल, कदम वंश, गंग वंश, काकतीय वंश, ये सब भी उस समय बैलर चल रहे हैं भारत में, और सारे वंश। ठीक है, तो इतने लोगों का नाम याद रखिएगा, इसी के समय काल के हैं, और गुप्तोत्तर काल की यहीं से समाप्ति करते हैं। ठीक है, गुप्तोत्तर काल में बस आज इतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।